सभी दोस्तों नमस्कार। आज हम असम की राजनीति पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि असम विधानसभा चुनाव 2021 चल रहा है। चलिए हम असम के लोकतांत्रिक के साथ सांस्कृतिक जीवन भी देख लेते हैं। चलिए अपना असम का राजनीति का वीडियो शुरू करते हैं। असम की राजधानी दिसपुर है। असम 33 जिलों वाला राज्य है। असम की विधानसभा सीटें 126 है, लोकसभा सीटें 14 है और राज्यसभा सीटें 7 है। असम को 7 राज्यों की सीमा लगती है और 2 सीमा जो है वो बाहरी देशों की, भूटान और बांग्लादेश। भूटान लगभग 265 किलोमीटर छूता है असम को और बांग्लादेश 267 किलोमीटर छूता है। लेकिन बांग्लादेश को लेकर पश्चिम बंगाल की राजनीति के साथ साथ असम की राजनीति भी हमेशा गर्म रही है। असम की राजनीति के अंदर हमेशा राष्ट्रीय पार्टियां ही हावी रही है, लेकिन वहां पर लोकल समस्या को लेते हुए, लोकल विचारों को लेते हुए वहां की लोकल पार्टियां भी मौजूद है असम में, जो उनका बहुत अच्छा खासा प्रभाव है। इस बार विधानसभा चुनाव 2021 में बीजेपी और कांग्रेस के मध्य ही टक्कर है, लेकिन कुछ घटक बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और कुछ दल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। तो इनसे एक संगठन बनता है जो बीजेपी का है एनडीए, और कांग्रेस से रिलेटेड जो घटक है वो है यूपीए। और 2011 के हम अगर विधानसभा को चुनाव को देखें तो वहाँ पर यूपीए की सरकार रही है, जिनके मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई रहे। और असम के अंदर जो भी मुख्यमंत्री बनेगा 126 सीटों में से बहुमत के लिए 64 सीट आना अनिवार्य है। अगर वो 64 प्लस होता है तो वो असम के अंदर इस बार 2021 के अंदर वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर हम 2011 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की हम बात करें तो बीजेपी ने मात्र 5 सीटें, कांग्रेस ने 78 सीटें, एआईयूडीएफ ने 18 सीटें, बीपीएफ ने 12 सीटें और अदर जो भी पार्टी जिनमें एजीपी भी है, सब मिला के इन्होंने 13 सीटें जीती है। और उस समय कांग्रेस का पलड़ा सबसे ज़्यादा भारी रहा है। अगर हम वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 11.47, कांग्रेस को 39.39, एआईयूडीएफ को 12.57 और बीपीएफ को 6.13 मिले हैं। और अदर जो भी पार्टी रही है उनका मत प्रतिशत उन घटकों में गया है और प्रतिशत इनका बढ़ाया है। हमारे सामने 2 नाम आए हैं असम की राजनीति में, बीपीएफ और एआईयूडीएफ। बीपीएफ बोडोलैंड पीपल फ्रंट है और इसकी स्थापना 2005 में हुई है। एक और नाम है एआईयूडीएफ। एआईयूडीएफ की स्थापना 2005 में हुई है और इसके संस्थापक मौलाना बदरुद्दीन अजमल जी है। और ये दोनों ही पार्टी वहाँ की लोकल समस्या को लेकर अच्छा खासा अपने प्रभाव रखती है और उन दोनों पार्टियों का वोट बैंक है। ये समय समय पर दोनों ही पार्टियां ने या तो किसी दल को चुना या नहीं। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव भारत के विभिन्न राज्यों पर पड़ा है। अगर हम 2016 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने 60 सीटें, कांग्रेस ने 26 सीटें, एजेपी ने 14 सीटें, एआईयूडीएफ ने 13 सीटें और बीपीएफ ने 12 सीटें और अन्य ने 1 सीटें जीती है। तो ये एक बदलाव जो है 2011 और 2016 से पहले, आप 2001 से लेकर 2016 तक के अगर आप आंकड़े देखते हो तो बीजेपी कहीं भी बहुमत में नहीं थी, लेकिन इन्होंने अपना आंकड़ा 64 से पार करके 86 पहुँचाया है। वैसे बीजेपी ने 60 जीती है, लेकिन बीजेपी के 2 दल उनके साथ है, बीपीएफ और एजेपी। ये दोनों ही एनडीए का हिस्सा थे और दोनों ने मिलकर 86 सीटें जीती है। अगर हम वोट शेयर बात करें एनडीए और यूपीए की, तो एनडीए का रहा 41.90, यूपीए का रहा 31 और एआईयूडीएफ का रहा है 13। और इनका वोट शेयर पहले की तुलना में बहुत अत्यधिक बढ़ा है, क्योंकि इस केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और उनका अच्छा खासा प्रभाव, उनका वोट बैंक साफ साफ असम के 2016 चुनाव में दिखा है। और अपना बहुमत लाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी को नियुक्त किया और वो 2016 से लेकर 2021 तक अभी इसी कार्य में मुख्यमंत्री पद पर रहे हैं। अगर हम 2014 लोकसभा की बात करें या 2019 लोकसभा की हम बात करते हैं तो हमारे
सामने एक रिजल्ट सामने आता है कि जो पार्टी चल ही नहीं पा रही थी असम के अंदर, केंद्र सरकार में आने के बाद में वो पार्टी असम में अपनी सीटें और अपना वोट शेयर दोनों बढ़ाने लग गई। लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ ज्यादा जाने लगा, कांग्रेस की तरफ विश्वास खत्म होने लगा। 2012 में गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी को 2014 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवार बनाया गया और वो प्रधानमंत्री बने और 2016 में उनका प्रभाव दिखा। अगर हम 2014 के आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी को 7 सीटें, कांग्रेस को 3 सीटें, AIUDF को 3 सीटें और अन्य को 1 सीटें मिले। लोकसभा सीटें टोटल 14 है। और अगर हम वोट शेयर की बात करें तो बीजेपी को 36.80, कांग्रेस को 29.90 और AIUDF को 14.90 और अदर को 14.60% वोट शेयर मिला है। अगर हम यही 2019 की बात करें तो 2019 में बीजेपी को 9 सीटें मिली है, कांग्रेस को 3 सीटें मिली है, AIUDF को 1 सीट मिली है और अन्य को 1 सीट मिली है। लेकिन इस बार बीजेपी ने AIUDF के क्षेत्र में सेंध मार के 2 सीटों में बढ़त की है। अगर हम ये और उसमें AJP और BPF ये एनडीए का घटक थे और इनका हम 2019 का अगर वोट शेयर हम देखें तो एनडीए को मिला है 46.76% वोट, यूपीए को 35.44 और AIUDF को 7.80। तो लोकसभा से एक चीज़ क्लियर समझ में आती है कि 2011 में तरुण गोगोई जी की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, लेकिन 2014 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद 2016 में विधानसभा चुनाव में सीधा सीधा बीजेपी का प्रभाव दिखा और 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में जो मत प्रतिशत भी बढ़ा है, लोगों का रुझान भी बढ़ा और विश्वास भी बढ़ा, इससे बीजेपी को अत्यधिक फायदा हुआ है और ये फ़ायदा वो 2021 में भी देखना चाहते हैं। असम की हम जनसंख्या की बात करें तो असम की जनसंख्या लगभग 3.60 करोड़ है और असम के अंदर अगर हम रिलीजन वाइज देखें तो हिंदू समुदाय 21.47, मुस्लिम समुदाय 34.22, क्रिश्चियन समुदाय 3.47 है और अन्य 1 से 1.5% है जिसमें सिख, जैन, बुद्धिस्ट समाज के लोग हैं। लोकल पार्टी से लेकर राष्ट्रीय पार्टी चाहती है कि हमारा समाज हमारा साथ दे, जो उनकी लोकल समस्या हम हल कर सकते हैं और भारतीय राजनीति के अंदर कहीं ना कहीं कुछ पक्ष समाज को लेकर चलते हैं कि हमें वोट बैंक मिले तो हमारी सरकार बने और हम उनकी समस्या को सुलझा सकें। अगर हम एनडीए और यूपीए की बात करें तो पहले बीपीएफ एनडीए का सदस्य था, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में वो यूपीए का संगठन का हिस्सा बन चुका है और AIUDF ने 2005 के बाद में अपना संगठन कांग्रेस के साथ जोड़ा है। मौलाना बदरुद्दीन अजमल जी की AIUDF पार्टी ने इस बार कांग्रेस के साथ हाथ मिलाया, जिनका प्रमुख जो मुद्दा है दोनों पार्टियों का अलग अलग है, एनडीए और यूपीए का। इस बार बीपीएफ भी कांग्रेस के साथ है, तो कांग्रेस प्लस बीपीएफ प्लस AIUDF तीनों पार्टियों का जो मेन मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो बिल लाया गया है NRC और CA को विधानसभा चुनाव ये जीतते हैं तो सीधा ये बिल खारिज कर दिया जाएगा। और बीजेपी और एनडीए घटक का मानना है अगर हमारी सरकार बनती है तो इस बार पूर्ण रूप से CAA लागू किया जाएगा। साथ ही हेमंत बिस्वा जो वहाँ की पूरी पार्टी का कार्यभार देख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, तो उनका मानना है कि हमारी पार्टी ने विकास के क्षेत्र में काम किए। असम की साक्षरता दर 72% है और एक ब्रिज बना जो भारत का सबसे लंबा ब्रिज है, जिसका नाम है बोगीबिल ब्रिज, जिसकी लंबाई लगभग 5 किलोमीटर है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, जो सैन्य दृष्टि से भी भारत को मजबूत करती है और व्यापार की दृष्टि से भी भारत का बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज बनाई है, जिससे कुछ राज्यों की और कुछ जिलों की वहाँ पर किलोमीटर कम होते हैं और जल्दी दूरी तय होती है। सैन्य संसाधनों को जल्दी से अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचाना भी ये बोगीबिल ब्रिज का कार्य है और ये ब्रिज में ट्रेन भी चलती है और बस भी चलती है। लगभग इसकी लागत 5,920 करोड़ है। 2004 के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 22 अप्रैल 2002 को बोगीबिल ब्रिज का उद्घाटन किया था, लेकिन एक लंबे अंतराल में ब्रिज नहीं बन पाया, जिसका वापस से कार्य शुरू केंद्र सरकार में बीजेपी आने के बाद 2014 में शुरू हुआ और 2018 में श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। ये ब्रिज रेलवे की दृष्टि से भी सामरिक है और बस, कार और हेमंत बिस्वा जी के अनुसार उनका ये मानना है कि 2016 से 2021 से शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हुआ है, लेकिन हमारे असम के अंदर बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर गाँव में इंटरनेट और गाँव में शिक्षा की व्यवस्था नहीं, तो बीजेपी सरकार में हुई है। यहाँ तक कि 4G कनेक्टिविटी
असम के विभिन्न राज्यों में पहुँचे जहाँ आज़ादी के बाद इंटरनेट नहीं पहुँचा, और आज़ादी के बाद जहाँ बिजली नहीं पहुँची है वहाँ आज़ादी के बाद भी बीजेपी ने इन 5 सालों में बिजली पहुँचाई है। तो कुछ बेसिक मुद्दों पर कांग्रेस और बीजेपी चुनाव लड़ रही है, विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन रोजगार के मुद्दों पर भी चुनाव लड़ रही है। दोनों पार्टी अलग अलग अपने रोजगार के आंकड़े पेश कर रही है, लेकिन जो बेसिक मुद्दा जो इनके दिमाग में है वो CAA और NRC को लेकर है। 5 साल में बीजेपी का ये मानना है कि जब से सोनोवाल जी की सरकार आई है, बीजेपी सरकार आई है, तो भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 2016 से 2021 के बीच में एक भी घुसपैठ नहीं हुई है। हमने बांग्लादेश पूरी बॉर्डर सील कर रखी है। और ये मुख्यतः चुनाव कुछ पार्टियों के बीच में ये है कि अगर बीजेपी जीतती है तो CAA लागू होगा, और अगर कांग्रेस जीतती है तो CAA लागू नहीं होगा। और दोनों पार्टियों का अगर हम देखें तो दोनों पार्टियों की जीत हम तय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस बार दोनों पार्टियों में टक्कर है, लेकिन जो भी विजेता होगा वो NDA और UPO के मध्य से ही होगा। लेकिन दोनों में कांटे की टक्कर है, हम क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन ओपिनियन पोल बता रही है कि बीजेपी कुछ सीटों से जीत रही है, कुछ सीटों से कांग्रेस जीत रही है। लेकिन मेरा मानना है कि AIUDF के साथ गठन करके कांग्रेस ने सोचा कि हम सरकार बना लेंगे, लेकिन जहाँ पर AIUDF है वहाँ पर बीजेपी का मत प्रतिशत ज़्यादा बढ़ेगा, 100% है। जो कि बहुसंख्यक समाज है उनका वोट प्रतिशत बीजेपी की तरफ जाना साफ ही दिख रहा है, क्योंकि वो AIUDF को सपोर्ट नहीं करेंगे, और जो AIUDF को सपोर्ट करते हैं वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करने वाले इस बार असम के अंदर। असम की राजनीति का जो मुझे जितना पता था मैंने आपके साथ में शेयर किया है। आगे भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लूँगा जिससे मुझे भी जानकारी मिलेगी और आपको भी जानकारी मिलेगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और असम के अंदर UP और NDA दोनों पार्टियों को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएँ। साथ ही हम चाहते हैं कि असम के राज्य विकास के साथ साथ देश का भी विकास हो, हमारा देश तरक्की करें, हम आर्थिक गति भी करें, हम रोजगार के अंदर भी गति लाएं और विकास में भी हमारी गति हो, हमारा देश आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत।